नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। न्यूजीलैंड की ईवी डिवीजन स्विच मोबिलिटी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल टेकर एसी बस को आज पेश कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि मुंबई में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक डबल टेकर बस को लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी तक स्विच यूनाइटेड किंगडम में अपनी ट्विन फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों को चला रहा है। इस इलेक्ट्रिक डबल टेकर एसी बस EIV22 से 231 kWh की बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए डुअल गन चार्जिंग सिस्टम है। कंपनी के अनुसार ये बस एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। पिछले साल अक्टूबर में हुए खीरी कांड में 8 किसानों की मौत को लेकर एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, आजादी के 75वीं वर्षगांठ किसी भी 75 घंटे खीरी में बैठेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने एक बार फिर खीरी कांड की याद दिलाई। उन्होंने कहा, 3 अक्टूबर को खीरी कांड में जो जघन्य वारदात हुई वह सबको पता है। इसके बाद भी हमारे लोग जेलों में बंद है। उन्होंने आगे कहा कि अजय मिश्रा टेनी आज भी अपने घर पर है, जबकि उन पर खीरी कांड की साजिश का आरोप है। टिकैत ने कहा कि पहले दिन से हम टेनी पर आरोप लगा रहे, पर सरकार गिरा राज्य मंत्री को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, जिसने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पटना और भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि मंत्री विजय चौधरी के जिम्मे नालंदा और शेखपुरा का प्रभार है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अरवल का प्रभार मंत्री बनाया गया है, जबकि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पूर्णिया और किशनगंज का प्रभार बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के 6 मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार सौंपा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, आलोक कुमार मेहता, अशोक चौधरी और संजय कुमार झा को 2-2 जिलों का प्रभार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमान के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमले तेज करते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अवैध प्रवासियों को रेवड़ी बांट रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए केजरीवाल रोहिंग्या को मुफ्त में पानी, बिजली और राशन दे रहे हैं और दिल्ली सरकार अब उन्हें आवास देने की योजना बना रही है। अब वे उन्हें रेवड़ी बांट रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में बनाए गए विभिन्न अपार्टमेंट में भेजे जाने को लेकर पिछले 2 दिनों से भाजपा और राजधानी की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच वाकयुद्ध जारी है। उत्तर प्रदेश के किसान अभी भी मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पूर्वांचल समेत अवध के तमाम जिलों में सूखे जैसे हालात हो गए। बीजेपी के बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर दी है। आज तक की टीम भी सूखे की हड़ताल करने जब लखनऊ में 40 किलोमीटर दूर इंटौजा में बस रेवाओं में गाँव पहुंची तो हालात सच में दयनीय दिखे। किसानों ने बताया कि इंद्रदेव नाराज है, जिसके चलते बारिश नहीं हो रही। धान बोया है पर पैदावार नहीं, जमीन छिटक गई है। यूपी में औसत से भी लगभग 40% कम बारिश हुई। यही वजह है कि धान की फसलें सूखने के कगार पर आ गई हैं। पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सूखे के आसार नजर आने लगे हैं। अन्नदाताओं के सामने अब जीवन यापन तक का गंभीर संकट पैदा हो गया है। रेवामाओ गांव में अमिलवा तालाब पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन इस बार तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। किसान अमरिंदर भदौरिया कहते हैं कि अगर तालाब में पानी होता तो किसानों की काफी मदद हो जाती। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों को योग्य बनाने के लिए योगी सरकार ने पहल की है। प्रदेश सरकार न सिर्फ उन्हें पढ़ाएगी बल्कि काबिल भी बनाएगी। सरकार ने हाल ही में जेल मैनुअल में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें बंदोरिया के पढ़ाई की व्यवस्था के साथ साथ उनके कौशल विकास को लेकर भी प्रस्ताव शामिल है। बंदियों की कल्याणकारी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु कार्यक्रम के आयोजन एवं क्रियान्वयन में गैर सरकारी संस्थाएं भी सहयोग कर सकेगी। सरकार का प्रयास है कि बंदी जेल में ऐसे रचनात्मक कार्यों का हिस्सा बने जिसका लाभ उन्हें उनके भविष्य को बेहतर बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने के काम आ सके। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी गलत सूचनाएं फैलाए जाने के मामले में 8 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है। इन यूट्यूब चैनल में 7 चैनल भारतीय हैं, जबकि 1 पाकिस्तानी है। केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई आईटी नियम 2021 के तहत की है। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दी है। सरकार द्वारा जिन चैनलों को ब्लॉक किया गया है उनके 114 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 85,73,000 करीब सब्सक्राइबर थे।
29 अगस्त 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम की बैठक है और अभी भी इस बैठक में एजेंडे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार के एजीएम की बैठक में बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, जिसमें रिलायंस जियो के आईपीओ से लेकर रिलायंस रिटेल का आईपीओ की घोषणा शामिल है। माना जा रहा है कि इस एजीएम में 5G मोबाइल सर्विसेज लॉन्च करने की तारीख पर भी पर्दा उठ सकता है। 2019 के एजीएम बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 5 वर्षों में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराने की बात कही थी। जेम फाइनेंशियल का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में रिलायंस जियो, रिलायंस डिजिटल और ऑयल टू केमिकल यूनिट के आईपीओ के टाइमलाइन की घोषणा की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे तेल कंपनियों की मुश्किलें तो दूर हुई, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत लोगों को भारत में नहीं मिली है। अधिकारियों ने इसकी वजह बताई है। उनका कहना है कि इंडियन ऑयल समेत सभी कंपनियों को पेट्रोल पर नुकसान की भरपाई तो हुई है, लेकिन डीजल पर अभी भी घाटा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत गुरुवार को $94.91 प्रति बैरल पर थी और मंदी की आशंका के बीच यह एक दिन पहले तो $91.51 प्रति बैरल तक पहुँच गया था। भारत अभी जरूरत का 89% तेल आयात करता है। मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को मुंबई में कोविड-19 के 1201 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि 30 जून के बाद मिले सर्वाधिक केस है। बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 5712 तक पहुंच गया है। गुरुवार को मुंबई में 681 मरीज ठीक भी हुए हैं, साथ ही 2 मरीजों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र की राजधानी में 30 जून को संक्रमण के 1265 मामले दर्ज किए गए थे और 1 मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद मामलों में कमी दर्ज की गई थी। मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक हसन प्रथा मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में अगले साल 12 जनवरी को सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने पर मामले की सुनवाई 29 अगस्त के बीच टाल दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि याचिका कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए कॉपी पेस्ट करके दाखिल की गई। याचिका में केंद्र सरकार को पार्टी में भी बनाया गया है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक ट्विन 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्तीकरण होगा। इस ध्वस्तीकरण को लेकर दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगा। नोएडा के ट्विन टावर के 28 अगस्त को ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण से पहले नोएडा अथॉरिटी का इवैक्यूएशन प्लान तैयार है, जिसके अनुसार ट्विन टावर के दोनों तरफ की सोसाइटी के निवासियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपना घर छोड़ना होगा। इस टावर के दोनों तरफ की सोसाइटी में 1396 फ्लैट भी है। जी हां, आपको बता दें कि इसके अलावा रेजिस्टेंट के अपनी गाड़ियां भी परिसर के बाहर निकालनी होगी। अगर किसी के पास एक से ज्यादा भी गाड़ियां हैं तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था अथॉरिटी करेगा। वहीं ट्विन टावर के चारों ओर एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है, इसके आगे की इजाजत जाने की नहीं होगी। वहीं आपातकालीन सेवा के लिए फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस ट्विन टावर के सामने अथॉरिटी के पार्क वाली सड़क पर मौजूद रहेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलने के बाद सिर्फ 179 रन ही बना सकी थी। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 30.5 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया। भारत के लिए गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद ओपनर शिखर धवन और शुभम गिल ने कमाल कर दिया। गिल ने नाबाद 82 और धवन ने नाबाद 81 रन बनाए। इससे पहले अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा और दीपक चाहर ने गेंदबाजों में 3-3 विकेट चटकाए थे। वहीं इस जीत के साथ ही केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया और कहा है कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। इसके साथ ही अखिलेश ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत करार देते हुए उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जाएगा। अखिलेश ने कहा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस तथा कई अन्य दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाना एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।